मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ राजीव जी, क्योंकि आप बहुत ऐसे आयोजनों में शामिल रहे हैं जब हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ 10% प्लस ग्रोथ की बातें करते थे। तो और आज की तारीख में तो लोग आंकड़े निकाल के कह रहे हैं कि अगर आपको $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करना है तो आपको 18-19% की रफ्तार से ग्रो करना पड़ेगा। ये हो पाएगा क्या? नहीं, 18-19 तो है, वो तो नामुमकिन सी बात है। और अगर नॉमिनल टर्म्स में भी देखें, क्योंकि ग्रोथ रेट अगर 9% 10% भी रही और आपका इन्फ्लेशन 4-5% रहा, तभी भी 15% ही ग्रोथ हो पाएगी। वो भी बहुत बड़ी सी चीज़ कह रहे हैं हम लोग, तो वो तो नामुमकिन बात है। इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन लोग $5 ट्रिलियन कब तक पहुंचाएंगे, मगर अभी हमारी इकॉनमी $3 ट्रिलियन की हो चुकी है। और अभी जैसा कि आज बहुत उस पर खबर चल रही है, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जो कहते हैं कि 2030 तक हमारी इकॉनमी $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो और वो अगर आप हिसाब लगाएं तो वो बहुत बहुत फीजिबल है, बहुत उसको बहुत पॉसिबिलिटी है। मगर जो आपने पहले आंकड़ा बताया था, वो जैसे कि मैंने उसको कहना, उसको समझना ज़रूरी है, पर कैपिटा इनकम की, वो पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, क्योंकि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ ओवरऑल जीडीपी की ज़्यादा थी। मगर इन 9 साल में जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि वैश्विक वजहों से और हमारे निजी निवेशक के धैर्य विश्वास टूटने से और इकोसिस्टम ख़त्म होने से वो उतनी तेज़ हमारी ग्रोथ रेट नहीं हो पाई। मगर ये मेरा पूरा मानना है इस समय, और मैं बहुत समझदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितने रिफॉर्म्स हमारे इस 9 साल में अब हो गए हैं, और अगर एक चीज़ और बन जाए, वो ये है कि आपसी विश्वास अगर और पैदा हो जाए, कि जिससे कि निजी निवेशक को ये लगने लगे कि ये सरकार हमारे हक में काम कर रही है, और उसको ये लगने लगे कि हमें इससे सपोर्ट मिलता रहेगा, और एक ये विश्वास अगर पैदा हो जाए, तो मुझे यकीन है कि अगले आने वाले 5-7 साल में हम वही ग्रोथ रेट कर सकते हैं जो कि हमने पहले करी है, 8, 8.5, 9%, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वो करना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपने आप को, वो ज़रूरी है, वो अनिवार्य है। और इसीलिए हमने पहले इंडिया फाउंडेशन में एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है जिसे हम कहते हैं भारत एट 100। तो उसमें हमने यही बात करने की कोशिश की है कि उसको हासिल करने के लिए हमें एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और एक नए किस्म के चैलेंजेस हैं, जिससे कि हमें अपनी ही सच्चाई को, अपनी ही यथार्थ ग्राउंड रियलिटीज़ को एनालाइज करके समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, नए सिरे से देखना पड़ेगा बेसिकली चीज़ों को। ऐसे में अभी आपने जिक्र किया रोजगार का कि जो कितने रोजगार पैदा हो रहे हैं, ये एक आंकड़ा है जिसको बहुत बारीकी से देखे जाने की ज़रूरत है। और उस मोर्चे पे जब आप जाते हैं तो फिर तो बहुत ही खतरनाक तस्वीर दिखती है। वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड लोगों की गिनती है, 2016-17 में 51.3 मिलियन, 5 करोड़ 13 लाख लोग थे। और 2017 से 2023 के बीच का जो आंकड़ा आता है, यहाँ ये 35.6 मिलियन रह जाता है। लगभग 20 मिलियन, 1.8 18 मिलियन का डेफिसिट इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरह माइनिंग में भी गिरावट है, हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन माइनिंग में ये 16.55 से गिरकर 13.48 हो जाता है। ये जो गिरावट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जबकि हम तरह तरह के इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं कि सब कुछ बढ़ रहा है। क्या टेक्नोलॉजी जो आ रही है, खास तौर पे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में, वो नौकरियां ले रही है और उसका दर्द महसूस नहीं हो रहा है? ये आलोक जी, ये मैंने आंकड़े, सच बात है, सच्चाई है कि मैंने देखे नहीं है, और मुझे पता नहीं कि इन आंकड़ों का सोर्स क्या है, कि जो है मैन्युफैक्चरिंग में 1.8 करोड़ ने करीब 2 करोड़ से रोजगार कम हो गया हो। ये मुझे बात मतलब गले नहीं उतर रही है, सच बात है। मैंने कभी नोट कर रखा है, तो सोर्स मेरे हाथ में भी इस वक्त है नहीं, लेकिन मैं इसके सोर्स निकाल के आगे हाँ, फिर नहीं, बात वही करूंगा। देखना चाहिए इसको। इसी तरह से जी। माइनिंग में भी, क्योंकि अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था में जो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ी है कि उसके असर से हमारा जो है वो रोज़गार कम हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ है कि जो बात रोबोटिक्स की, ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ यथार्थ होगा कि इसको ये सब चीज़ें होंगी, जैसे कि रोज़गार पे असर पड़ेगा, और हमें उसके लिए कैसे हम रोज़गार पैदा करें, उस पे हमें फिर से वही बात है कि नए सिरे से सोचना होगा। मगर ये जो
इनमें दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि ये तो बढ़ा, मगर क्या सर्विसेज सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एग्रो प्रोसेसिंग में, इनमें रोज़गार की क्या हालत है, इनमें रोज़गार बढ़ाने की कितनी क्या गुंजाइश है, इस पे हमें देखना पड़ेगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि हमें छोटे शहरों में, अपने टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, जो कि हमारे कृषि से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और तेज़ी से बढ़ सकता है, उनमें रोज़गार पैदा करने की बात होगी, जिससे कि हमारी जो अर्बनाइजेशन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको भी हमें एक फिर से सोचना पड़ेगा। क्या हम दिल्ली जैसे शहरी बनाएंगे जिसमें 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, या फिर ऐसे शहरी बन जाएंगे जिसमें कि 10 लाख लोग रह रहे हों, 5 लाख लोग रह रहे हों और उनको सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो रोज़गार का जो सबसे बड़ा मुद्दा मगर मुझे लगता है वो ये है, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बढ़कर भी अभी 45% ही है, जबकि बाकी बहुत सारे देशों में कहीं 70 होता है, कहीं 75 होता है। तो मतलब ये कि वर्क फोर्स का 55% हमारा जो व्यक्ति हैं वो अभी हमारे वर्क फोर्स में आए ही नहीं है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वो कुछ कर रहे हैं। ये बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि शायद अभी भी 28% ही है। तो वो दोनों चीज़ों पर उसके लिए हमें जो स्किलिंग की, एजुकेशन सिस्टम की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, और ख़ास तौर से जो हमारा छोटा और मध्यम उद्योग वर्ग है, उसको बढ़ाने की और उसको ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स में जोड़ने की हमें जो कोशिश करना है वो करना हमें भी पड़ेगी। इसके लिए आखिरी चीज़ ये है कि सबका जो कार्य क्षेत्र है वो अब राज्य हो गए, दिल्ली में नहीं ये काम हो पाएगा। ये सारा काम जो होना है वो राज्यों में होगा, और इसलिए हमारी अब जो आर्थिक नीति है उसका जो हमारा फोकस है वो राज्यों में होना चाहिए, और राज्यों में ये कैपेबिलिटी बनानी चाहिए कि कैसे इन मुद्दों को टैकल किया जा सके। मेरे ख्याल में अब समय आ गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर ज़िले को हमें जो है वो एक यूनिट मान के हमें चलना चाहिए, और उस लेवल पर हमें ये जो रोज़गार की बात है या फिर उद्योग की बात है या कृषि क्षेत्र की बात है, हमें उस स्तर पर सोचना पड़ेगा, और नए प्लान बनाना पड़ेंगे, और वहाँ पर कैपेबिलिटीज़ क्रिएट करना पड़ेंगी कि ये चीज़ें हम लोग हासिल कर सकें। जी। तो मतलब आप अभी तक जो केंद्रीय योजना बनती थी, जो बाद में नीति आयोग बन गया, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि पूरा सिरे से विचार करने का तरीका ही बदला जाए, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाया जाए। तो ये तो गांधी जी के स्वराज जी के परिकल्पना के नजदीक जा रहा है। तो जाना ही चाहिए, और विकेंद्रीकरण पे ही काम बनेगा, क्योंकि हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो इतनी बड़ी हैं कि समझिए कि कोई कुछ छोटे-मोटे देश के बराबर हो जाती हैं। एक-एक में इसमें 30 लाख लोग रह रहे हैं, 70 लाख लोग रह रहे हैं, इस तरह की। तो वो एक यूनिट अगर बन जाए तो उसका फिर स्केलिंग और रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये है आलोक कि अगर हम विकेंद्रीकरण कर उस स्तर तक आर्थिक विचार, आर्थिक क्षमता और आर्थिक विश्लेषण को ले जाएंगे, तो विकास एक जन अभियान बन के उभर सकता है, और विकास को जन अभियान बनाना ही अनिवार्य है इस समय, क्योंकि जब तक विकास जन अभियान नहीं बनेगा, और जब तक लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम हर व्यक्ति हम में से देश के विकास के लिए जुड़ा है और जुड़कर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब तक हमारा विकास 10% लोगों से नहीं होने वाला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।